गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डिफ़ॉल्ट लिमिट फॉर पेस्टिसाइड्स इन स्पाइसेस। टॉपिक आपके गवर्नेंस और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद होगा कि अभी 5 कंट्रीज़ ने रिसेंटली एक इन्वेस्टिगेशन किया था कि स्पाइसेस जो हैं इंडिया से आते हैं जो उनमें पॉसिबल कंटेमिनेशन है। तो कंप्लेंट्स जो है उन्होंने कहा था कि इसमें इथाइलाइन ऑक्साइड होता है। तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी टेस्टिंग अलाउ कर दी थी कि अब्रॉड भेजने से पहले मसालों की जो है वो एक्सपोर्टर्स को मैंडेटरी टेस्टिंग करनी होगी और रूट कॉज ऑफ कंटेमिनेशन समझना होगा। इंटरनेशनल स्क्रूटनी जो है वो स्टार्ट हो गई थी, जिसमें कि FSSAI को कहा गया था कि स्ट्रिंजेंट क्वालिटी चेक्स किए जाने चाहिए स्पाइसेस और करी पाउडर्स के ऊपर, इवन जो डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल किए जाते हैं। तो अब क्या हेल्थ कंसर्न्स हैं? MDH और एवरेस्ट के जो मसाले हैं उनमें हाई लेवल्स ऑफ इथिलाइन ऑक्साइड पाया गया। ये केमिकल जो है वैसे यूज़ किया जाता है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को रिड्यूस करने के लिए और प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को और स्टोरेज को सेफ रखने के लिए। तो इम्प्रॉपर और एक्सेसिव यूज़ ऑफ जो है इथिलाइन ऑक्साइड जो है उससे रेजिड्यू रह जाते हैं पीछे, जिसकी वजह से टॉक्सिक या कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो उनमें से एक कंपाउंड है इथिलाइन ग्लाइकोल, जो कि इंडिया मेड कफ सिरप्स में भी पाया गया था कुछ अभी महीनों पहले। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर हो जाए इथिलाइन ऑक्साइड से तो उससे कई तरह के कैंसर्स होते हैं। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने तो बैन कर दिया था ETO को, और ETO के कंटेमिनेशन जो है वो उसको फ्लैग भी किया था इंडियन स्पाइसेस में। तो अब FSSAI ने क्या किया है कि जो पहले 0.01 मिलीग्राम पर केजी तक जो है अलाउड था पेस्टिसाइड रेसिड्यू स्पाइसेस में, उसको 10 टाइम्स बढ़ाकर 0.1 mg पर केजी तक कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट हम बता रहे हैं, और जो है पेस्टिसाइड की, और जहाँ पर जो है पहले नहीं थी कोई लिमिट, वहाँ पर उन जगहों पर उन सभी स्पाइसेस के ऊपर जो है मैक्सिमम लिमिट हमने बता दी है। जो ये डिफ़ॉल्ट जो ये मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट्स हैं बाकी की फूड प्रोडक्ट्स के लिए, वो वही सेम रहेंगी 0.01 mg पर केजी। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? साइंटिस्ट का ऐसा कहना है, चाहे जो ये इंक्रीज़ भी कर दी है 10 टाइम्स लिमिट, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है जो पेस्टिसाइड का जो रेजिड्यूज़ हैं वो फिर भी ट्रेस अमाउंट्स में ही रहेंगी और उससे कोई ह्यूमन हेल्थ को हार्म नहीं होने वाला है। तो रीज़न्स क्या हैं क्यों इंक्रीज़ की गई हैं स्पाइसेस के ऊपर जो ये जो मैक्सिमम लिमिट? पहला तो ये है कि डिफ़िकल्ट जो है, बहुत डिफ़िकल्ट है 0.01 mg पर केजी लिमिट तक मेंटेन करना स्पाइसेस में ये पेस्टिसाइड्स। दूसरा, जो बाकी कंट्रीज़ से हम इंपोर्ट करते हैं उनमें तो इससे ज़्यादा ही पेस्टिसाइड्स होते हैं उन कंट्रीज़ में, लेकिन इंडिया में तो हम उतना नहीं कर पाते हैं मेंटेन। तीसरा, कई तरह और के भी पेस्टिसाइड्स जो हैं वो स्पाइसेस में सीप हो सकते हैं बाकी की क्रॉप से, जहाँ पर जो है जो कि बाकी अलाउड होते हैं। ठीक है। तो कंसर्न्स क्या रेज किए गए हैं? उन्होंने कहा है, कुछ एक्टिविस्ट्स ने कहा है रादर, कि हायर लिमिट जो है उससे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स जो है वो हमारी बॉडीज़ को अफेक्ट करना शुरू करेंगे। लिमिट्स जो हैं वो रेज़ की गई हैं डिटेक्ट करने के लिए कंपाउंड्स को इफ़ेक्टिवली। FSSAI ने कहा है एक्शन जो लिया जाएगा अगर कोई और तरह के पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हायर दैन द लिमिट यूज़ किए गए। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लिमिट्स जो इंडिया ने सेट की हैं वो फिर भी वन जो है लोएस्ट हैं वर्ल्ड में, इससे ज़्यादा ही बाकी दुनिया यूज़ करती है। तो अब FSSAI क्या है? एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बनाई है। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये FSSAI एक्ट 2006 के अंदर। साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर फूड आर्टिकल्स ले डाउन करना, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट को रेगुलेट करना, अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड जो ह्यूमंस कंजम्पशन के लिए उसको अवेलेबल करवाना, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डीप फेक्स। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक फॉर्मल रिस्पांस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि डीप फेक कंटेंट सोशल मीडिया पर नहीं शेयर करना है, और अगर आपको पता लगता है कि कोई डीप फेक कंटेंट बना है तो उसको 3 घंटे के अंदर रिमूव करवाओ रिपोर्ट करके, और जिसने भी उसको शेयर किया उसको वार्न किया जाए।
तो डीप फेक क्या होता है? डीप लर्निंग टेक्निक्स एआई का यूज़ करते हुए वीडियोस, फोटोज़, न्यूज़ को जनरेट करना, जो होती तो फेक हैं लेकिन बिल्कुल रियल लगती हैं। तो इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए फेसेस को जो है वो रिप्लेस किया जाता है फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, वॉइसेस जनरेट की जाती हैं, न्यूज़ जनरेट की जाती है। खासकर इसका मूवीज़ में बहुत यूज़ किया जाता है स्पेशल इफ़ेक्ट्स देने के लिए। तो एक डीप लर्निंग टेक्निक होती है ऑटो एनकोडर, उसका इस्तेमाल करते हुए डीप टेक्नोलॉजीज़ जो है बनाई जाती हैं। तो ईसी ने कहा है कि मैनिपुलेटेड, डिस्टॉर्टेड, एडिटेड कंटेंट जो है वो वोटर्स को अनफेयरली जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है। और ईसीआई ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट शेयर नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि इम्पर्सनेशन हो किसी और पर्सन की, खासकर विमेन के डिसरिस्पेक्ट या उनके डिग्निटी को वॉलेशन नहीं होनी चाहिए। पार्टीज़ को कहा गया है कि अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन और फेक यूज़र अकाउंट्स जो कि ऐसा कर रहे हैं उनको आप जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रिपोर्ट करो ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके। और अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्शन नहीं लेते हैं तो ग्रीवेंस अपलेट कमेटी जो है आईटी एक्ट के अंदर उनको आप रिपोर्ट करो। ईसीआई ने कहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि अगर कोई आप खुद बनाते हो डीप फेक ऑडियो या वीडियो तो आप उसको 3 घंटे के अंदर जो है वो जब नोटिस आपको दिया किया जाता है उसको आपको उसमें उतने में रिमूव करना है। तो ईसीआई की स्टेटमेंट से क्या अनक्लियर है कि 2 फेजेस ऑफ इलेक्शन तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो अब ये डीप फेक के ऊपर जो एक्शन लिया जा रहा है ये बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। और अनक्लियर है कि कमीशन जो है वो क्या कहना चाहता है कि पार्टीज़ जो हैं उनको डीप फेक्स को रिपोर्ट करवा कर रिमूव करवाना है सोशल मीडिया से, जबकि हमने देखा है कि पार्टीज़ के तो ऑफिशियल हैंडल से ही जो है ये डीप फेक कंटेंट बनाया जा रहा है। ईसीआई जो है उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, इनके ऊपर कंटेंट जो है वो जो शेयर किया जा रहा है वो डीप फेक कंटेंट उसको आपको रिमूव करवाना है। लेकिन बहुत सा डीप फेक कंटेंट जो है वो सिक्योर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप उस पर भी शेयर किया जा रहा है। तो पार्टीज़ जो हैं वो एआई बेस्ड रियल टाइम कॉल्स भी यूज़ कर रही हैं वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और ये सब जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के परव्यू से बिल्कुल बाहर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वाई डज़ इसराइल वांट टू इन्वेड राफा। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि वो राफा में ऑपरेशन लॉन्च कर चुकी हैं, जो कि एक सिटी है गाज़ा की सदर्न बॉर्डर विद इजिप्ट के साथ लोकेटेड। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर मैप दिया है, ये रहा राफा, ये रहा इजिप्ट, ये गाज़ा है, ये इसराइल है। ठीक है, तो इसराइल ने रफ़ा में क्या किया है कि ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ गाज़ा की साइड को लेने के लिए राफा बॉर्डर क्रॉसिंग को जो है वो अटैक कर रहे हैं, ताकि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स और पीपल है बिटवीन इजिप्ट और गाज़ा उसको कंट्रोल किया जा सके। तो पॉपुलेशन जो है गाज़ा की, उनके पास और कोई चेक पॉइंट तो नहीं है किसी भी और कंट्री में जाने के लिए, सिर्फ एक गाज़ा का जो लिंक है इजिप्ट के साथ वो इसी राफ़ा के साथ है। तो इसराइल ने कहा है कि वो कम्प्लीटली एलिमिनेट करना चाहते हैं हमास को, उसके लिए जो है वो राफ़ा को इन्वेड करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इजिप्ट जैसी कंट्रीज़ हों, कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, उन्होंने कहा है कि ऐसा जो है वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वेस्ट नाइल वायरस। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। केरला के हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिसेंटली रिपोर्ट किया है कि वेस्ट नाइल फीवर जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो पाया गया है। तो ये एक डिसीज़ है जो वेस्ट नाइल वायरस से होती है, और कॉमनली ये अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट एशिया में पाई जाती है। डेडली न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है ह्यूमंस में। वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट ऑफ युगांडा में पहली बार 1937 में आइडेंटिफाई की गई थी। इसका जो ट्रांसमिशन है वो एक इन्फेक्टेड मस्कीटो की बाइट से होता है। अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये डायरेक्टली ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होता हो। कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिसमें ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जो है ये स्प्रेड हो रहा है। मोस्टली जो लोग होते हैं वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं, या फिर बेसिक सिम्टम्स आते हैं, फीवर, हेडेक, टायर्डनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, स्किन रैश, सोलन लिम्फ ग्लैंड्स। लेकिन कई बार सिम्टम्स जो है वो सिवियर भी हो जाते हैं, जिसमें डिसोरिएंटेशन, कोमा, ट्रेमर्स, कन्वल्जन, मसल वीकनेस या पैरालिसिस भी हो सकता है। कोई मेडिसिन या वैक्सीन अवेलेबल अभी नहीं है, तो इसलिए सिर्फ सपोर्टिव केयर ही दी जाती है।
सो नेक्स्ट हम देखते हैं पायरनीज माउंटेन्स। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने चाइनीज़ प्रेसिडेंट को टॉर्मालेट पास के ऊपर, जो कि पायरनीज माउंटेन्स में है, वो प्राइवेट मीटिंग्स के लिए वहाँ पर होस्ट किया है। तो पायरनीज माउंटेन्स जो हैं वो एक चेन ऑफ माउंटेन्स हैं साउथ वेस्टर्न यूरोप में, जो कि एक नेचुरल बॉर्डर बनाते हैं स्पेन और फ्रांस के बीच में। तो ये एक फोल्ड माउंटेन चेन है जो कि कॉन्टिनेंटल कोलिजन ऑफ माइक्रो कॉन्टिनेंट जो है आइबीरिया का यूरेशियन प्लेट के साथ, उसकी वजह से बने हैं। क्वाइट ओल्ड है ये माउंटेन्स कंपेयर टू एल्प्स, और ये डिवाइडेड हैं स्पेनिश और फ्रेंच पायरनीज में, जो ये सेपरेट भी करते हैं कॉन्टिनेंटल यूरोप को आइबेरियन पेनिनसुला से। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्पेक्टर आरजी। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली स्पेक्टर आरजी स्पेस ऑब्जर्वेटरी का यूज़ करते हुए एक न्यू पल्सर को जो है वो डिस्कवर किया है। तो ये स्पेक्टर आरजी है क्या? एक जर्मन रशियन हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो कि यूनिवर्स को एक्सरे रेंज में स्टडी कर रही है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था कजाकिस्तान से। आउटर लैग्रांज पॉइंट, सन और अर्थ के सिस्टम का सेकंड लैग्रांज पॉइंट, वहाँ पर इसको प्लेस किया गया है। तो ये 1.5 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस जो है अर्थ से, विद द पीरियड ऑफ अबाउट 6 मंथ्स ये ट्रैवल कर चुकी है। और इसमें प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट लगा है ई रोजीटा, जो कि 7 ईयर एक्सरे सर्वे कर रहा है और मैप कर रहा है लगभग 1 लाख गैलेक्सी क्लस्टर्स को। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शिंकुनला टनल। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वो शिंकुनला टनल को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करने वाले हैं। ये टनल एक अपकमिंग मोटरेबल टनल है जो कि 16,000+ फीट हाइट पर बनाई जाएगी शिंकुनला पास के बीच में, जो कि हिमाचल के लाहौल वैली और लद्दाख की जंस्कार वैली के बीच में है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये टनल वर्ल्ड की हाई ऑल्टीट्यूड हाईवे टनल बनेगी, लॉन्गेस्ट। ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी देगी लद्दाख को, शॉर्टेस्ट राउट देगी ये बॉर्डर एरियाज ऑफ लद्दाख तक पहुंचने का। बीआरओ इसको बना रही है ऑफ कोर्स। और ये इवन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी मशीनरी स्ट्रेटजिक लोकेशंस जैसे कि कारगिल, सियाचिन, लाइन ऑफ कंट्रोल तक पहुंचाने में भी जो है वो हेल्प करेगी। और ये इवन जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी शेलिंग अगर या मिसाइल फायरिंग्स करता है पाकिस्तान या चाइना, उसको भी वल्नरेबल नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स है इंडिया की, 1960 में बनाई गई थी इंडिया के बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो ये डेवलप और मेंटेन करती है रोड नेटवर्क इंडिया के बॉर्डर एरियाज़ में और फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज़ में। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस जो है वो 19 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज़ में देखे गए हैं, इनके द्वारा बनाए गए। और कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तजिकिस्तान और श्रीलंका में भी ये प्रोजेक्ट चलाते हैं। इसके जो ऑफिसर्स और ट्रूप्स हैं वो इंडियन आर्मी के कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स से लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लॉकबिट रैंसमवेयर। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस ने रिसेंटली एक रशियन नेशनल को जो है वो इंडाइक्ट किया है और 10 मिलियन अवार्ड अनाउंस किया है उस पर्सन के ऊपर, क्योंकि उसने लॉकबिट रैंसमवेयर जो है वो उस बनाया था। तो लॉकबिट रैंसमवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि आप किसी का कंप्यूटर सिस्टम हैक करके उसको ब्लॉक कर देते हो और उससे एक रैंसम पेमेंट मांगते हो कि जब तक आप इतना पैसा नहीं दोगे तब तक आपका एक्सेस आपके सिस्टम को नहीं दिया जाएगा। तो ये एक सब क्लास ऑफ रैंसमवेयर है जिसको हम क्रिप्टो वायरस भी कहते हैं। तो ये क्या होता है कि आपको कोई ऐसा एसएमएस या ईमेल आएगा जो बिल्कुल आपको ट्रस्टेड लग रहा होगा कि कोई ऑफिशियल ईमेल है, और फिर आप जब उस पर अपने लिंक पे क्लिक करके अपने क्रेडेंशियल्स शेयर करते हो तो आपका जो है सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। सबसे पहले आपके सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को ये डिसेबल करता है और उसके बाद जो है आपके सारे सिस्टम डेटा को जो है वो ब्लॉक कर देता है ताकि आपका एक्सेस चला जाए। और फिर जो जिसने ये किया होता है वो आपसे पैसे मांगता है कि अगर आपको फाइल्स को डिक्रिप्ट करना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे इतने, तब आपको जो है वो इनक्रिप्शन फाइल्स की मैं शेयर करूँगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is default limit for pesticides in spices. This topic is important for your environment section and your
governance section also. More than 5 countries recently announced an investigation into possible contamination of spice mixes sold by top brands. FSSAI has made some changes. So these countries found the presence of ethylene oxide. So Spices Board of India initiated mandatory testing of products shipped abroad, and also uh, reportedly it is working with exporters to identify the root cause of such contamination. FSSAI has also been under pressure to ensure stringent quality checks on spices and curry powders which are sold in domestic markets. So MDH and Everest spice mixes allegedly contained high levels of prohibited pesticide called ethylene oxide. This chemical lends life to the spice industry. It reduces microbial contamination, and it also extends products shelf life and makes their storage safe. So, but improper and excessive use of ETO may leave behind residues which can cause toxic or even carcinogenic compounds to form. So, one such compound is ethylene glycol, which is an ingredient found in Indian made cough syrups also. So, long term exposure to ethylene oxide is associated with cancers. European Food Safety Authority has banned the use of ETO and earlier flagged ETO contamination in Indian spices. So, what FSSAI has done is that it has allowed 10 times more pesticide residue in spices to zero point 0.1 mg per kg uh, than 0.01 mg per kg, which is currently allowed. So, this will be applicable only in cases where the Indian regulation does not specifically mention the MRL limits for a pesticide for the crop. However, the default MRL for other food products would remain the same. So, as per the scientists, even with increased limits, the pesticide residue remain in trace amounts are unlikely to harm human health. So, why this increase has been made? So, first of all, it is difficult to keep the limits below 0.01 mg per kg limit. Second is that imports from other countries may contain pesticides which are approved for use in those countries but not in India. There could also be seepage of a pesticide not approved in spices from other crops. Okay, so what are the concerns which have been raised? Activists have been saying that this higher limit may allow more pesticides to affect our bodies, but experts from FSSAI are saying that these limits have been raised only for the tests to detect the compounds effectively. Actions will be taken if pesticides are found higher than the limits than used. Government still says that the limits set by India continue to be the lowest in the world. So, what is FSSAI? It's an autonomous body established under Ministry of Health and Family Welfare. It is a statutory body established by under the Food Safeties and Standard Act of 2006. So it lays down the science-based standards for food articles. It regulates their manufacture, storage, distribution, sale, and import, and ensures availability of safe and wholesome food for human consumption. Okay. So the next topic is deep fakes. This topic is important for your security section. So in the first formal response, Election Commission of India has told political parties not to share deep fake content on social media, and if they find any, they must remove it within 3 hours and warn the person who has shared it. So what is deep fake? It is deep learning technique in AI to generate videos, photos, or news that may seem real, but it is actually fake. So it is used to synthesize faces, replace facial expressions, synthesize voices, and generate news. This technique is also used to create special effects in movies. So deep fake techniques rely on a deep learning technique called autoencoder. So ECI has said that use of manipulated, distorted, edited content can potentially influence voters unfairly. So that's why it has asked parties to not share content on social media that include impersonation of another person, and also there should be special uh, focus that any content should not disrespect women or goes against their dignity. Parties have been asked to report unlawful information and fake user accounts which look like their official handles on social media. So they have also asked the parties to approach the grievance appellate committee under the IT rules 2021 if the social media fails to take action. So uh, ECI has also instructed political parties to remove any deepfake videos or audios that they find within 3 hours of noticing them. But ECI has chosen to react only after two phases of election are already over. It is still unclear how parties would take down deepfakes when their own official accounts are sharing it.
ECI's letters covers the content shared on social media platforms like Facebook, X, and Instagram. But still, deepfake-led disinformation is being circulated on secure messaging platforms like WhatsApp. Parties have been using AI-based real-time calls to voters, which is outside the purview of social media platforms. Okay. So the next topic is, why does Israel want to invade Rafah? This topic is important for your international relations. So Israeli Defense Forces have launched an operation in Rafah, which is a city located on Gaza Strip's southern border with Egypt, to target Hamas. So this is the border, this is Israel, this is Gaza, and this is Egypt. So what has Israel done in Rafah? So they have taken operational control of Gazan side, and they want to take the control of Rafah border crossing, which is otherwise used in movement of goods and people between Egypt and Gaza. So the population of Gaza has no other functioning checkpoints to exit the region at this moment. But Israelis are saying that they have to completely eliminate Hamas. So to it is only possible if they invade Rafah, from where four Hamas battalions operate. But Egypt, Qatar, and Saudi Arabia have warned of repercussions if Israel invades Rafah also. So the next topic is West Nile fever. This topic is important for your um, social issues and your environment section. So Kerala has reported West Nile fever cases in 3 districts. So, what is West Nile fever? It is caused by West Nile virus, which is commonly found in Africa, Europe, and Middle East, North America, and West Asia. So, birds are the natural hosts of this virus. It can cause a deadly neurological disease in humans. So, this is named after the West Nile district of Uganda, where it was first identified in 1937. It is most commonly spread to people by the bite of an infected mosquito. Currently, there is no evidence that it can spread directly from one person to another, but there have been few cases where it has spread through organ transplants also. So most people infected by this virus are asymptomatic. Symptoms include fever, headache, tiredness. Symptoms of severe disease also include disorientation, coma, tremors, convulsions, muscle weakness, and paralysis. Currently, there is no medicine or vaccine available against this virus. Only supportive care is provided. So the next topic is Pyrenees Mountains. This topic is important for your international relations. So French president has hosted Chinese president at the Tourmalet Pass in Pyrenees for private meetings. So Pyrenees Mountains are a chain of mountains in southwestern Europe, and they form a natural border between Spain and France. It is a fold mountain chain created by the continental collision of microcontinent of Iberia with the massive Eurasian plate. They are quite old mountains in comparison to Alps, and uh, in comparison to Alps. Politically, it is divided between Spanish and French Pyrenees. It separates the rest of the continental Europe from the Iberian Peninsula. So the next topic is Spectre RG. This topic is important for your science and tech section. So astronomers have reported the discovery of a new pulsar using the Spectre RG Space Observatory, which is a German-Russian high-energy uh, astrophysics space observatory to study the universe in the X-ray range. It was launched in 2019 from Kazakhstan. It has been placed in the halo orbit around the second Lagrange point of the Sun and Earth system. At a distance of 1.5 million kilometers from Earth, with a period of about 6 months. The primary instrument on the mission is eROSITA, which conducts a 7-year X-ray survey to map an estimated 1 lakh galaxy clusters. So the next topic is Shinkunla Tunnel. This topic is important for your economy section. So Border Roads Organization is preparing to commence the construction of Shinkunla Tunnel, which is an upcoming motorable tunnel under the 16,580 feet high Shinkunla Pass between Himachal's Lahaul Valley and Ladakh's Zanskar Valley. After completion, the Shinkunla Tunnel will be the longest high altitude highway tunnel in the world. It will provide all-weather road connectivity to Ladakh, and it will be the shortest route to the border areas of Ladakh. So it will streamline the transportation of heavy machinery to strategic locations like Kargil, Siachen, and line of control. So the traffic movement in the tunnel will not be vulnerable to long-range artillery shelling or missile firings.
either by China or Pakistan. So, what is Border Roads Organization? It is a road construction executive force in India, which was established in 1960 to secure India's borders and develop infrastructure in remote areas of north and northeast states of the country. It develops and maintains road networks in India's border areas and also in friendly neighboring countries. It includes infrastructure operations in 19 states and 3 union territories. Apart from that, in some neighboring countries also, it has maintained infrastructure or constructed strategic infrastructure like in Afghanistan, Bhutan, Myanmar, Tajikistan, and Sri Lanka. It is staffed from officers and troops drawn from the Indian Army's Corps of Engineers. So the next topic is Lockbit ransomware. This topic is important for your security section. Recently, US has indicted a Russian national and announced a 10 million reward for his alleged involvement with Lockbit ransomware, which is a malicious software designed to block the user's access to computer systems in exchange for a ransom payment. So it is a subclass of ransomware known as cryptovirus. So how it works? It works as a self-spreading malware, not requiring any additional instructions. It is known to hide executable encryption files by disguising them in PNG format, thereby avoiding detection by the system defenses. So what happens is that attackers use phishing tactics and social engineering methods. So they impersonate trusted personnel or websites, and they lure victims into sharing their credentials by clicking on such links. So then once it has gained access, the ransomware prepares the system to release its encryption payload across as many devices as possible. Then it disables the security programs and other infrastructures that could permit system data recovery. So once the hacker gets the full access of locking the device, then it starts asking for payments to unlock the device from the user, okay, or from the victim. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.